टेक्नोलॉजी एक नया कॉलेज ओपन हुआ था, वहाँ पे मैंने तकरीबन 1-2 सेमेस्टर तक टीचिंग भी की है और उसके बाद यूपीएससी के प्रिपरेशन की शुरुआत की। हालांकि जब मैं लेक्चरशिप कर रहा था तभी मैंने शुरू कर दी थी प्रिपरेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा गाइडेंस वगैरह नहीं था किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद मैंने हज हाउस मुंबई में जो है वहाँ का एंट्रेंस क्लियर किया, वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ से मेरी बाकायदा शुरुआत हुई। तो ये जो टॉपिक है कि डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर, हज हाउस में जो यूपीएससी की कोचिंग होती थी डिस्टेंस मोड में ही चलता था, वहाँ पर प्रॉपर टीचर्स वगैरह नहीं होते थे, सारा डिस्टेंस मोड एक या तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर में या किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर से डिस्टेंस लर्निंग ही चलती थी। और हर साल हज हाउस से यूपीएससी में सिलेक्शन मिलता है। तो कई मरतबा लोगों की ये सोच होती है कि डिस्टेंस लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप डिस्टेंस लर्निंग से यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो। तो डिग्री जो होती है उसकी अब तो अपनी अहमियत होती ही है। 2 साल में हज हाउस मुंबई में रहा, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया गया। 5 से 6 साल का मेरा यूपीएससी का सफ़र रहा है। और यूपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर होने की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहली बात लोगों को लगता है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए या ऐसे स्टूडेंट जिनका शुरू से एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा रहा है वही कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम किसी भी ज़बान से दे सकते हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी तो है ही, लेकिन आप मराठी में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी देख सकते हैं, बंगाली में देख सकते हैं, पंजाबी में देख सकते हैं, गुजराती में देख सकते हैं, जितनी भी लैंग्वेज से आप हर ज़बान से यूपीएससी में अपीयर हो सकते हैं। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने कोशिश की कि सारा एजुकेशन 12 तक जो है उर्दू से हुआ है, तो क्यों ना इसके लिए ट्राई किया जाए। लेकिन उस वक्त तो यूपीएससी का जो मटेरियल होता है, क्योंकि 1-2 किताबें तो होती नहीं है, दर्जनों किताबें आपको पढ़नी है उसके लिए, वो मटेरियल कहीं भी एक जगह पर अवेलेबल नहीं था। उसको अलग अलग जगह से कलेक्ट करना, नोट्स बनाना, एग्ज़ाम की राइटिंग प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज सॉल्व कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें होती है उसमें। तो उस जगह पर मानू का कहीं कहीं से मुझे मदद मिली है, जो सोशल साइंस और से बीएससी वगैरह की जो किताबें हैं, बीए की किताबें हैं, और मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था लिटरेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, तो उसकी जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स मानू के मिल जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। और ये किताबें बाय चांस मेरे घर पर ऐसी आई थी कि मेरे घर में किसी ने मानू से डिस्टेंस मोड के वो रहे थे, वो नोट्स ऑलरेडी घर पर अवेलेबल थी, तो मुझे ढूंढनी घर में ही पड़ी कि घर में ही सारी किताबें मिल गई। का जो मोड होता है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अलग अलग स्टेजेस में यूपीएससी होता है। तो मैंने पहला जो प्रीलिम्स था वो क्लियर नहीं हो पाया। 2017 में मैंने फिर से प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फाइनल इंटरव्यू में अपीयर हुआ, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन उस साल नहीं हो पाया था। फिर 2018 में मैंने फिर मेंस, प्रीलिम्स मेंस दिया, उस साल भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। फाइनली सिलेक्शन मेरा जाके हुआ है 2023 में। तो 1-2 साल का नहीं होता है, जर्नी बहुत लंबी होती है। सक्सेस को हम हमेशा ऐसे ले लेते हैं कि बस एक दिन में सब कुछ चेंज हो गया है। हमको हमेशा न्यूज़ मिलती है कि इस पर्सन की ज़िंदगी एक दिन में बदल गई है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो है वो हमारी नज़र से कहीं चूक जाती है। जैसे भी प्रोफेसर साहब बता रहे थे काव्यत्री बहिना बाई चौधरी, उनका एक शेर है कि अरे संसार संसार जसा तवा चुलावर आदि हाथाला चटके तवा मिटते भाकर, कि रोटी खाने के लिए भी आपको गर्म तवे पर हाथ रखना पड़ता है। तो किसी बड़ी कामयाबी के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत के पीछे हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और एक दिन में नहीं होता। उसके लिए अगर आपको सीखिए किस तरीके से करना है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट, बहुत सारी थ्योरीज है, अगर आप लोग पढ़ेंगे उसको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, या कुछ अच्छी किताबें हैं वहाँ से आपको आदतें मिलती है। स्पेशली मैं जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ कि रूल ऑफ 1% के रोज़ाना 1% की बढ़ोतरी है। किसी अच्छे काम में सिर्फ 1% अगर आप अच्छा काम करते हैं तो साल के 365 दिन के बाद में आप 37.8% ग्रो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती है, रोज़ आपको सिर्फ 1% ग्रो करना है। उसी से रिलेटेड स्नोबॉल थ्योरी भी होती है। जैसे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चेयरमैन थे वो कह रहे थे कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो स्नोबॉल इफेक्ट की तरफ ग्रो कर रही है। इसमें होता क्या है कि आप बर्फ का एक छोटा सा गोला लीजिए और उसको एक बर्फ से ढकी हुई ढलान की तरफ फेंक दें, तो वो छोटा सा गोला
धीरे बढ़ते 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 बहुत बड़ी चट्टान की तरह हो जाता है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट यही होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि आप एक दिन 2 दिन में सब कुछ कर लोगे, ऐसे नहीं होता है। आप ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन किसी बड़े एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, UPSC या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें आपको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा वक्त देना होगा, उसके बाद ही वो जाकर चीज़ बदली जाती है। और आदतों के बारे में जैसे अखलाक सर यहाँ पे बता रहे थे कि आदतें चेंज करनी है, कोई भी आदत एक दिन में नहीं लगती, आपको रोज़ाना उसके लिए टाइम देना होगा, धीरे धीरे जाकर वो आपकी आदतों में जो एक कहते हैं ना कि वो सुबह जल्दी उठने की आदत अगर आ गई तो आप फिर उसको वैसे ही उठे जाते हो। वरना रात में हम जो चल रहे हैं PUBG 2-2 3-3 बजे तक, तो उससे आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। हमारे मोहल्लों की सबसे बड़ी खामी मैं कहता हूँ, रात में होटलों पर बैठना है। पता नहीं क्या डिस्कशन हम कर रहे होते हैं होटलों पे बैठ बैठ कर, अगर हम उसको छोड़ के किसी प्रोडक्टिव क्रिएटिव वर्क में हमारा काम शुरू कर दें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो वहाँ की एनर्जी अगर हम एजुकेशन पर दें, हमारे मोहल्लों को सफाई की तरफ निकालें। अभी जैसे रूल ऑफ 1% के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट की, तो अगर हर कोई सोच ले कि मैं अपने घर का कचरा डस्टबिन में डालूंगा, सूखा गीला कचरा अलग रखूंगा, कितनी मुश्किल बात है एक घर के लिए, नहीं है। लेकिन शहर को क्लीन करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। आपका घर आपको साफ रखना, मुझे मेरा घर साफ रखना आसान है, सिर्फ आदत चेंज करनी मुझे कि कचरा डस्टबिन में डालें, जब कचरा गाड़ी आती है तो हम उसमें दे दें। लेकिन इसको हम पूरी तरीके से देख ले कि 3 वार्ड को एक साथ क्लीन करना है, तो ये चैलेंजिंग हो जाता है। आदतें यहीं से होती है। तो हमारी बड़ी दिक्कतें जो है कि हम होटलों पे बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, सब हवा में हो रहा है। उन चीज़ों को, हमारी एनर्जी को एजुकेशन में लगाइए, साफ सफाई पे लगाइए। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे एक प्रोग्राम ये है तो इकरा एजुकेशन सोसाइटी कई सालों से काम तो कर ही रहा है। इससे पहले अमनलेर में जब आपका सेंटर ओपन हो रहा था, मैं वहाँ के प्रोग्राम में भी मैंने शिरकत की थी। ये शुरुआत तो हो रही है, यहाँ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का, हर पेरेंट का, हर टीचर का अपना भी फर्ज है कि वो इसको किस तरीके से आगे लेकर जाता है। तो कई मरतबा ऐसा होता है, लोगों को पता नहीं होता, कोई बहुत होनहार बच्चा है, उनको पता नहीं होता आगे किस तरीके से बढ़ा जाता है, पैसों की तंगी होती है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने इतनी 5-6 साल के सफ़र का नाम लिया है UPSC के, इसमें कि मैं हज हाउस में रहा हूँ, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में रहा हूँ, मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज़ लगाई है, लेकिन मैंने जेब से कभी पैसा नहीं लिया। मुझे हमेशा स्कॉलरशिप मिली है, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आप UPSC MPSC कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से आपको 50,000 से 1 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। मैंने वो स्कॉलरशिप ली है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको हर महीने 10,000 देती है ताकि आप वहाँ पे कोचिंग में रहकर पढ़ सको। ऑप्शन बहुत है, लोगों को गाइड करके वहाँ तक पहुँचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे आप तक बात पहुँच रही है, आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट में टैलेंट है तो आप उसको प्रॉपर गाइडेंस, यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स वगैरह होते हैं, उन तक पहुँचाइए। आगे कैसे बढ़ना है वो उन्हीं से पता चलेगा। और एक और बात, फेलर से हम हमेशा डरते हैं। यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी नाम लिया गया, तो सपनों के बारे में कह रहे थे कि आपने बताया कि सपने वो नहीं जो आप सोते में देखते हो, बल्कि सपने वो जो आपको सोने न दे। रामेश्वरम शहर के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा जो फाइटर प्लेन को देखकर ये ख्वाब देखता था कि मैं एक दिन फाइटर प्लेन बनूंगा, वो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। 25 लोगों का लास्ट में इंटरव्यू होता है, 8 सीट थी, ये 9वें नंबर पर रह जाती है। तो जो सपना उन्होंने देखा था वो थोड़ी सी एक रैंक की वजह से नीचे रह गया, लेकिन वही लड़का आगे चलकर DRDO इसरो के साथ मिलकर हिंदुस्तान को मून और मार्स पर भेजने का काम करता है। तो जो सपना आपने देखा है वहाँ तक तो आप पहुँच सकते हो, उसके बियॉन्ड भी आप बहुत दूर तक जा सकते हो। तो जब भी आपको लगता है कि क्रिएटिव चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, मोटिवेशन कहाँ से आएगा, इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करके मोटिवेशन आपको आ जाएगा। लेकिन जब अंदर से आपको वो किक ना मिले ना कि मुझे करना है, तो आप 2-3 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाते हो। तो अपने अंदर का सेल्फ मोटिवेशन ढूंढिए कि आपको ये चीज़ क्यों करनी है, और वो आपको एक लंबे वक्त के लिए उसमें खड़ा रखेंगे। दूसरी एक चीज़,
نیشنل ڈیجیٹل ڈسٹینس لرننگ, اے آئی, مشین لرننگ, بہت ساری چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے. میرا ایک آبزرویشن ہے, بہت ساری تھیریز میں مطلب میرا نہیں آبزرویشن ہے, میں نے دوسری جگہ سے بھی پڑھا ہوا ہے. ٹیکنالوجی آنے سے یہ ہو رہا ہے, جیسے ہم انجینئرنگ کے ٹائم میں اگر 2010-11 کی میں بات کروں تو ہم کو کوئی ٹاپک دیا جاتا تھا, کسی کا سینopsis بنانا ہے تو ہم پہلے پڑھتے تھے, اس کو ٹائپ کر کے پھر ورڈ میں کچھ کرتے تھے. اگر کہیں پر مل گیا مٹیریل ٹرنیٹنگ میں ڈیٹیکٹ نہ ہو, اس کے لیے پیرافریز کر کے کم سے کم یہ تو کر دیا جاتا تھا. آج یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے. آپ چیٹ GPT یا کوئی بھی اے آئی کے ٹول کی مدد سے بچوں کو پروجیکٹ دو, وہ 2 گھنٹے میں ریڈی کر کے لے آتے ہیں. اس کا ایک فائدہ بہت بڑا ہے کہ آپ کو ہر چیز اویلیبل ہو رہی ہے. لیکن دوسری ایک دقت اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو انالیٹیکل ایبلٹی ہے, جو کمپریہنشن کی یہاں پہ بات ہوتی ہے, کہ آپ پڑھ کر کتنا سمجھ پا رہے ہو, وہ کہیں نہ کہیں اس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. جیسے میں میرا بتاؤں کہ UPSC کی پڑھائی کے لیے جب میں نے پہلی مرتبہ دا ہندو جو نیوز پیپر ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنا شروع کیا, تو مجھے تو لگتا تھا میں نے اس سے پہلے انقلاب اور اردو ٹائمز میں آرٹیکل لکھ چکا تھا اس ٹائم تک. لیکن جب UPSC کے لیے انگلش نیوز پیپر پڑھا, اسپیشل ٹائمس آف انڈیا وغیرہ ٹھیک ہے وہاں تک ہو جاتا تھا, لیکن جب دا ہندو اور انڈین ایکسپریس کے آرٹیکل پڑھنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ یہ تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا لکھا گیا ہے اس میں. اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, وہ ایبلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے پھر 1-2 مہینے آپ کو لگتے ہیں کہ یہ چیز کیوں کہیں جا رہی ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں آلریڈی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. چیٹ GPT سے آپ کو سمری تو مل جائے گا, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ امپروو کرنے کے لیے آپ کو ریڈنگ کی عادت ڈالنی ہے. ڈسٹینس لرننگ میں آپ کو سارا کنٹینٹ مل جائے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں اور اس کو انفر کریں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز کے بارے میں دھیان رکھنا ضروری ہے. اور آخری بات میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ موسٹلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے, اور یہ صرف اسٹوڈنٹس نہیں, ہر کسی کی زندگی میں یہ فیز آتا ہے. کئی مرتبہ پڑھائی کے دوران اتنے ہم بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں دھیان نہیں دیتے. تو اس کے لیے ایک سمپل سا رول ہے جو میں فالو کرتا تھا. آپ ہفتے میں آدھا دن اپنے لیے نکال لیجیے. اب وہ ہفتے میں آدھا دن آپ کا آدھا سنڈے بھی ہو سکتا ہے, آدھا فرائیڈے بھی ہو سکتا ہے, یا روز کا 1-1 گھنٹہ بھی نکال لیجیے. آپ کو کس طریقے سے نکالنا ہے. اس ٹائم میں آپ اپنے اوپر سوچیے آپ کو کیا پسند ہے, کیا نا پسند ہے. آپ کی کوئی ہابی ہو تو اس کو پرسیو کریے. ہابی بہت ضروری ہے. آپ روزانہ 8-10 گھنٹے اگر پڑھائی کر رہے ہو یا کچھ بھی کام کر رہے ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ کسی دوسری چیز میں آپ من کو لگائیں. تو اپنی ہابی پرسیو کریے. یہ ایک طریقے سے سیفٹی وال کا کام کرتا ہے کہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے پورے ہفتے آپ کے ذہن میں, وہ ایک طریقے سے اس کو ریلیز کریں گے. جیسے کوکر کی سیٹی بجتی ہے جب پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو ہفتے میں آدھا دن یا روز کا 1 گھنٹہ آپ اپنے لیے دیجیے اور اس میں کچھ بھی پروڈکٹیو کام کریے. تو یہی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بہت ساری چیزیں کہی جا چکی ہیں, اور آگے آنے والے جو مقررین ہیں آپ ان کو ہمیشہ سنتے ہیں. کریم سر, ڈائریکٹر بھی یہاں کے ڈائریکٹر سر بھی موجود ہے, تو ان کو بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ. یہی 2-3 چیزیں تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. آل دی بیسٹ سبھی کو. اللہ حافظ. جے ہند. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہم سن رہے تھے جناب عاصم خان صاحب سے.